अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 15 हमने पढ़ना है बाब नंबर 4 तारीख पाकिस्तान सफ़र नंबर 97 97 से 114 आज का हमारा जो सिलेबस होगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के पहले गवर्नर की हैसियत से कैद आज़म का किरदार। क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो कैद आज़म के पहले गवर्नर बने थे, उनको गवर्नर की हैसियत से कैद आज़म का जो किरदार था वो क्या था, उसके बारे में हम देखेंगे। पेज नंबर 97 को आपको देखना है। फिर पहला पॉइंट है कि कैद आज़म मोहम्मद बिन जलाल ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर की हैसियत से 13 माह काम किया और 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। इस मुद्दत में आपने अपनी बसीरत और कायराना सलाहियतों से अहम कौमी मामलों को सुलझाया, जिससे पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सका। इनके पहले आपने गवर्नर की हैसियत से कैद आज़म ने जो वो तकरीबन 13 बार काम किया, तो जिसकी वजह से आपकी यानी कि कायदाना सलाहियतों यानी कि बसीरत की बुनियाद पर पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कैद आज़म की कातला शख्सियत ने आज़ादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात को ऐसे तरीके से सुलझाया। अच्छा, कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए हर तरह की मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, जिनमें असासाजात की गैर मुसावी तकसीम यानी कि उसके अंदर मुसलमाना तकसीम नहीं की गई। उसके बाद मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला, उनके साथ नार्बा साहब के अलावा इंतजामी रिकॉर्ड में बार बार नकल ना होना थी, क्योंकि आप लोग यानी कि पहले इब्तदाई मुश्किलात के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी यानी कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए इस तरह के बहुत से मसाइल खड़े कर दिए, जिसकी वजह से उनको यानी कि काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ पाकिस्तान को। अच्छा, कैद आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए यानी कि हालात को जायज़ा लेते हुए क्या किया कि फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद जब आप पहले गवर्नर की हैसियत से काम कर रहे थे, तो हालात को देखते हुए हालात का जायज़ा लेते हुए कैद आज़म ने फौरी तौर पर कराची को सबसे पहले पाकिस्तान का यानी कि दारुल खिलाफा या दारुल हुकूमत बना दिया। क्योंकि आज हमारा दारुल खिलाफा जो इस्लामाबाद है, लेकिन पहले जो शुरू में जो दारुल खिलाफा बनाया गया था पाकिस्तान का, वो कराची ही था। उसके बाद आपने सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल दयानतदारी और ईमानदारी से काम करने की तलकीन की। उसके बाद आपने हिंदुस्तान से अफसार की मुंतकिली के लिए खास गाड़ियाँ चलवाई, हवाई कंपनी से मुआहदा किया, जिससे सरकारी मुलाजमीन की नकल व हमल शुरू हुई। इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए चौधरी मोहम्मद अली की सरकर्दगी में कमेटी बनाई। आपने सिविल सर्विस का अजरा किया और पाकिस्तान सिविल सर्विस अकेडमी भी बनाई। आपने अकाउंट्स और फाइनेंस का भी आगाज़ किया। बहरी और बरी फौज को अफवाज को बेहतर हालत में लाने के लिए हेडक्वार्टर्स बनाए। यानी कि ये तमाम का जो मामला है, ये तमाम का जो किरदार है कैद आज़म ने बहैसियत गवर्नर जनरल की हैसियत से जो कैद आज़म ने तमाम किरदार किए। उसके बाद असला फैक्ट्री का क्या भी आप रहमतुल्लाह के दौर में हुआ, जहाँ दूसरे मसाइल की तरफ कैद आज़म ने तवज्जो दी, वहाँ ख्वाजा परेसी में भी कोई कसर न छोड़ी। यानी कि ख्वाजा परेसी का मतलब ये कि दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात थे वो भी उन्होंने बनाए, अपनी ख्वाजा परेसी को भी मज़ीद यानी कि तरक्की दी, आगे उसको बढ़ाया। हमसाया ममालिक दीगर बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात को सुधार किया, जो कि हमारी ख्वाजा परेसी के बुनियादी मकासद में शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत का हासिल होना कैद आज़म की मुनव्वराना शख्सियत का मुनव्वराना है। यानी कि गवर्नर जनरल की हैसियत से कैद आज़म ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत भी हासिल यानी कि दिलवाई। और उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के बाद जहाँ बेशुमार मसाइल थे, वहाँ तालीम के मैदान में भी कामयाबी हासिल करना ज़रूरी था। अच्छा, कैद आज़म ने इस मसले की तरफ खास तवज्जो दी। आपने 1947 में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई। ये ऑप्शन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किसने और कब करवाई। अच्छा, आपकी नज़र में तालीम का मकसद अखलाकियात की तश्कील था। आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का हर शहरी कौम की बिलाव से मत करे, और आपने नौजवानों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को लाजमी करा दिया। यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को नौजवानों के लिए लाजमी करा दिया, ताकि ये नौजवान नस्ल जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम में आगे बढ़कर पाकिस्तान की तरक्की के एक सरमाया बनेगी, एक असासा बनेगी। उसके बाद कैद आज़म ने जिसमें जब तक जाते उन्होंने पाकिस्तान की हर मुमकिन खिदमत की, और आपकी सेहत के बावजूद भी अहम फ़ायदों का मुताला करते रहे। यानी कि आपकी सेहत भी अगर ठीक नहीं होती तो उसके बावजूद भी जो गवर्नर की हैसियत से काम कर
وہ اپنی صحت کا بھی جو نا وہ خیال نہ رکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی پاکستان کے لیے کام کرتے رہے. اگرچہ قائد اعظم کو روزی مرض ٹی بی نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے. مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا، یعنی کہ اپنے صحت کا جو معاملہ تھا، جتنا بھی آپ بیمار تھے اس کے باوجود بھی اپنے فرائض کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی. اپنی صحت کو درمیان میں یعنی کہ رکاوٹ نہ بننے دیا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میں بیمار ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس چیز کو پیچھے رکھ کر اپنی صحت کا بھی جو ہے وہ خیال نہ رکھتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے قائد اعظم نے بہت کام کیا. اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جانا ہوگا. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنا خون پسینہ لگا کر اپنی صحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے جناب وہ پاکستان کی آبیاری کی، پاکستان کو یعنی کہ بنایا، پاکستان کو ترقی کی راہ میں گامزن کیا. اس کے بعد بیٹا دوسرا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار. یہ بھی آپ کے پاس ایک کنسیپچل چیز ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے. پہلے گورنر جنرل قائد اعظم گورنر تھے اور دوسرا جو ہے وہ آپشن کے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کا کیا کردار رہا پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1896 میں مشرقی پنجاب کے ایک قصبے کرنال میں پیدا ہوئے. یعنی کہ یہ لیاقت علی خان کی پیدائش کا علاقہ جو ہے وہ ایک قصبہ ہے جس کا نام کرنال ہے، اور یہ مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش کے نام سے جناب وہ جانا جاتا ہے، اس علاقے میں جناب وہ کیا ہے ایک قصبہ ہے کرنال نام کا. اپنا لیاقت علی خان جو اس قصبے میں پیدا ہوئے. علی گڑھ کالج سے BA اور آکسفورڈ یونیورسٹی قانون کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد آپ نے 1923 میں مسلم لیگ کی شمولیت اختیار کی. یعنی کہ 1923 کے اندر 1923 میں مسلم لیگ میں آپ نے شمولیت اختیار کی. 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب اور آخری دفتر قائد اعظم کے دست راست رہے. یعنی کہ قائد اعظم کے جو ہے وہ ساتھ رہے اور اس کی جو ہے وہ طاقت بن کے رہے، دست بازو بنے رہے. اس کے بعد 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے. یعنی کہ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے یا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کب بنے تھے. 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے. 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا. لیاقت علی خان کو کب شہید کیا گیا یا کہاں شہید کیا گیا تو اس کے لیے آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کے مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی. یعنی کہ لیاقت علی خان نے ان سے اپیل کی کہ آپ جو انسانی قتل عام جو ہے جو سرحدوں کے اوپر جو ہوتا ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جو تقسیم ہوئی اس وقت جو اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں وہ انسانی قتل و غارت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو کہتے ہیں لیاقت علی خان نے اپنا وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا کیا پنڈت نہرو سے جو ہے وہ سرحدی علاقوں کا ان کے ساتھ مل کر دورہ بھی کیا اور ان سے اپیل کی کہ یہ قتل عام کو روکا جائے. پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل تھا. یعنی کہ جو مہاجر لوگ پنجاب کی طرف آئے تھے ان کو جو بہت بڑی تعداد میں آئے تھے ان کو سنبھالنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن قائد اعظم کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری اور ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی کی. یعنی ان کو آباد کاری کی ریاست ان کے تمام تر مسائل جو ضرورت زندگی کے مطابق تھے ان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے خود نگرانی کی. انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے رہے. یعنی کہ تمام تر مسائل کے اندر لیاقت علی خان قائد اعظم کے ساتھ شامل بشانہ رہے اور قوم کی جو ہے رہنمائی کرتے رہے اور قائد اعظم کا بھی ساتھ دیتے رہے. اس کے بعد لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت خان پر ہی عائد ہوتی تھی. اس کے بعد قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے مست ہو رہے تھے، یعنی قوم کے حوصلے جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسا رہنما ایسا لیڈر نہیں جو ہمیں لے کر چلے گا، لیکن
उस वक्त जो है वो भारतीय क़यादत पाकिस्तान के खिलाफ जो है क्या करते हैं, मुसलसल साजिशें कर रहे थे। ऐसे हालात में आप ही कौम के तर्जमान हो कहते हैं, ये कहते हैं कि बाद के बाद भारत ने मुख्तलिफ साजिशें चुका दी ताकि इनका जो लीडर है, लीडर जो था वो ख़त्म हो गया, आपको चला गया, उनकी वफात हो गई, तो अब हम मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर देंगे, जिसकी वजह से बाकी लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, हालात से निपट नहीं पाएंगे, तो वो भारत के साथ दोबारा जो है वो मिल जाएंगे। कुछ इस तरह की उनको साजिशों को शुरू की, लेकिन लियाकत अली खान ने क़ायद आज़म के वफात के बाद जो है अपनी कौम के तर्जमान ही बन गए और क़ायद सलाहियतों के साथ जो है वो उनकी रहनुमाई की। आपकी आला कायदाना सलाहियतों की बिना पर कौम ने आपको क़ायद मिल्लत का खिताब दिया। लियाकत अली खान के अहद हुकूमत में माशी तरक्की के लिए भारत जो है शुरू की गई। पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम मसनूआत की फ़रोग़ तरगीब दी गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए जापान से मशीनरी दरामद की गई और पाकिस्तान इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क़याम अमल में लाया गया। आपने 1950 में असम्बली से करारदाद मकासद मंजूर कराई और नए आइन की तैयारी के सिलसिले में बुनियादी उसूल की कमेटी बनाई। यानी कि आपने वज़ीर आज़म की हैसियत से 1950 के अंदर असम्बली से करारदाद मकासद की ताकि हमारा नए आइन जो है वो पाकिस्तान के लिए तैयार किया जा सके। आपने 1950 में अमेरिका का दौरा किया और अपनी तकारीर में अमेरिका के अवाम और कायदीन को क्या है पाकिस्तान के पस मंज़र से आगाह किया। यानी कि उनको बताया कि पाकिस्तान का मकसद क्या है, पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना है और पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो कौन सा है और पाकिस्तान के प्लेटफार्म से दुनिया के ऊपर जो मैरिज वजूद में आया है। आपने देखिए क्या है पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरत पूरा करने पर आमादा करने की भरपूर कोशिश की, यानी कि तैयार करने की कोशिश की। इसी तरह आप पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जिन्होंने अमरीका में पाकिस्तान को रोशनास कराने का अहम किरदार अदा किया। यानी कि पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ही अमेरिका के अंदर जाकर पाकिस्तान के किरदार को या पाकिस्तान को रोशनास कराया कि ये मुल्क दिफाई ज़रूरत रखता है और एक अलहदा मुमलिकत की हैसियत रखता है, आज़ाद मुमलिकत की हैसियत रखता है। लियाकत अली खान की खारजा पॉलिसी ने इस मुल्क के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने की बुनियादी हैसियत हासिल की। आपने तेल को कौमियाने के सिलसिले में डॉक्टर मुसद्दिक वज़ीर आज़म ईरान के अक़दाम की हिमायत की। शायद ने पाकिस्तान का दौरा किया तो दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका पॉलिसी तैयार करने के लिए मुज़ाकरात किए। आपने मगरब वाले की मिस्र के खिलाफ जातियत की मुसलमत और इंडियन एशिया की आज़ादी की तहरीक की भी हिमायत की। पाकिस्तान के बाद भारत में हिंदू कौम की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ शदीद इनाद, यानी कि शदीद इनाद की वजह से, बुक्स की वजह से, उनके साथ तासुब की वजह से हिंदू मुस्लिम फसादात मामूल बन चुके थे। यानी कि हर रोज़ हिंदू मुस्लिम के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ लड़ाइयाँ, मुख्तलिफ झगड़े, फसादात होते रहते थे। लियाकत अली खान ने इस मसले को कौमी सतह पर हल करना ज़रूरी समझा। चुनांचे इस सिलसिले में आपने 1950 में भारत का दौरा किया और लियाकत नेहरू माहदे पर दस्तखत दिए। लियाकत नेहरू माहदे मतलब कि उधर से जो भारत का जो वज़ीर आज़म था या जो रहनुमा था वो पंडित नेहरू था, जिससे लियाकत अली खान वज़ीर आज़म के हैसियत से बाहर गए और उन्होंने आपस में इस चीज़ का मुआहदा किया कि हिंदू मुस्लिम के जो आपस में इख्तिलाफ़ात या फसादात होते जा रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए और एक मुआहदे को दस्तखत किया। किसी की तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 1951 के अगस्त में यानी कि दरमियान में जब भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहद पर जमा हुई तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। आपने कौम का हौसला बुलंद करने और इस खतरे से आगाह करने के लिए मुल्क की दौरा किया। पूरे मुल्क के अंदर दौरे किए और पूरी कौम को इस चीज़ से आगाह किया कि भारत की फौज जो सरहद के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर जमा हो रही है, जब दोबारा हमारे ऊपर हमला या इस तरह का करने की कोशिश कर रही है, कब्जा करने की, तो आपने अपनी कौम के हौसले बुलंद किए और इस खतरे से आगाह करने के लिए उनको बताने के लिए पूरे मुल्क के दौरे किए। उसके बाद अगर नेक्स्ट हमारा है करारदाद मकासद। करारदाद मकासद क्या थे? करारदाद मकासद के अहम मुकाद क्या थे जो वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान ने असम्बली से उसको मंजूर करवाया था। करारदाद मकासद तो उसके चंद एक मकासद है। सबसे पहले इदारे आला हकमियत, इस्लामी कानून साजी, इस्लामी अक़दार, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, वफाकी तर्ज़ हुकूमत, उसके बाद बुनियादी हकूक़, पसमानदा इलाक़ों की तरक्की, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी। तो ये तमाम करारदाद के मकासद के अहम मुकाद हैं जो उस करारदाद के अंदर जो अहम रूप से शामिल किए गए थे। तो उसके बारे में हमें देखना है कि सबसे पहले क्या था कि इक़्तिदार आला की हक़मियत। इक़्तिदार आला इस करारदाद के इस बात को वाज़ेह कर दिया गया कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार उसी को हासिल है। यानी कि पूरी कायनात को बनाने वाला, पूरी कायनात
कायनात को चलाने वाला उसका मालिक जो सिर्फ अल्लाह ताला इस कायनात की पहली जो शिक थी, पहला जो उसूल था वो ये रखा गया कि इक़्तिदार का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह की अमानत है, यानी कि उन मुस्लिम मालिक को अल्लाह ताला ने मुसलमान को अलग-अलग ममालिक दिए, तो उनके अंदर जो हुक्मरान हैं उनके पास जो इक़्तिदार आया है अल्लाह की तरफ से अमानत है कि अल्लाह के रसूल के मुताबिक, अल्लाह के कानून के मुताबिक उस मुल्क के अंदर आप उन्हें पूरे अवाम को अपनी रियाया को चलाना है, उसके मुताबिक उनके हकूक़ का ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। तो वो अल्लाह के यानी कि खुदा अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक और नबी की शरीयत के मुताबिक जो वो काम कर रहा है और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अल्लाह की तरफ से जो कानून होंगे, अल्लाह की तरफ से जो अहकामात होंगे उसके हदूद में रहकर वो काम करेंगे। उसके बाद इस्लामी कानून साथी दूसरा है कि पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब दिया जाएगा और यहाँ इस्लामी उसूल के मुतसादिम यानी कि उसके खिलाफ कोई ऐसी शिक या कोई ऐसा आइन नहीं बनाया जाएगा कि इस्लामी कानून के खिलाफ होगा। तो दूसरा जो यही था कि कासिम के इस्लाम की कानून बनाया जाएगा पाकिस्तान का जो कानून है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा, इससे बाहर नहीं होगा। उसके बाद इस्लामी इक़्तिदार, पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार जमहूरियत, आज़ादी, मुसावात, वफादारी और माशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा और इस्लामी उसूल पर अमल किया जाएगा। उसमें इस्लामी ताज़ ज़िंदगी, तो इस्लामी ताज़ ज़िंदगी क्या है? नंबर 4 बल्कि नंबर 3 इस्लामी इक़्तिदार, ये हमें जिनके इसके अंदर जमहूरियत, आज़ादी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि इसके इस्लामी जो कदरें हैं इसके अंदर जमहूरियत भी है, वफादारी भी है, मुसावात भी है, माशरती इंसाफ भी, इन सब को फ़रोग़ दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 4 इस्लामी ताज़ ज़िंदगी, मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाई, यानी कि इनफरादी तौर पर कब अकेला बनना है या इज्तिमाई तौर पर जो लोग हैं तमाम शोबों में अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने के बसर करने के काबिल बनाया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़िंदगी का तर्ज़ अमल होगा वो इस्लामी लिबास के मुताबिक होगा, इस्लामी कानून के मुताबिक होगा, इससे खिलाफ नहीं होगा। वफाकी तर्ज़ हुकूमत नंबर 5। अच्छा, उसके बाद वफाकी तर्ज़ पाकिस्तान का वफाक होगा जिसमें सूबों को ऐन के हदूद के अंदर रहते हुए और मुख्तियारी हासिल होगी, यानी कि जो हुकूमत जो होगी वो वफाक की तरफ से होगी और तमाम सूबे उस वफाक के पाबंद होंगे, उसके मातहत होंगे और उसको क्या होगा ऐन की हदूद में रहते हुए उसको खुद मुख्तियारी हासिल होगी, यानी कि सूबों को भी खुद मुख्तियारी हासिल होगी, लेकिन वफाक की तरफ से जो कानून बनेगा, जो ला बनेगा, जो आइन तैयार किया जाएगा उसके मुताबिक वो सूबे उस वफाक के बनाए हुए आइन के मुताबिक चलेंगे, लेकिन उसको खुद मुख्तियारी होगी कि वो अपने यानी कि सूबे के जैसे पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, ये तमाम सूबों को खुद मुख्तियारी हासिल है, लेकिन वफाक के बनाए हुए कानून की हदूद के अंदर रहते हुए। उसके बाद बुनियादी हकूक़, तमाम शहरों को बिला इम्तियाज़ यानी कि बगैर किसी फ़र्क के तमाम माशरती, माशी, सियासी और मजहबी हकूक़ हासिल होंगे। तो तमाम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम शहरों को हर लिहाज से वो आज़ादी हासिल होगी बुनियादी हकूक़ की। इस बुनियादी हकूक़ हमारा माशरती हक भी है, हमारा माशी हक भी है, हमारा सियासी और मजहबी हक भी है। तमाम लोगों को इन तमाम बुनियादी हकूक़ की हासिल होंगे। उन्हें फ़िक्र व इज़हार, तंज़ीम साज़ी, आज़ादी और तमाम हासिल होगा ताकि वो अपनी शख्सियतों को बेहतर नशोनुमा कर सकें, यानी कि तमाम बुनियादी हकूक़ के अंदर उनको आज़ादी होगी कि वो अपनी फ़िक्र भी कर सकते हैं, अपने मामलात के बारे में, उसके बारे में इजहार भी कर सकते हैं, राय भी दे सकते हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम कैसा होना चाहिए इस्लामी कानून के तहत, और तंज़ीम साज़ी भी कर सकते हैं। तमाम तरह की बुनियादी हकूक़ का उनको आज़ादी हासिल होगी। पसमानदा इलाक़ों की तरक्की, पाकिस्तान पसमानदा इलाक़ों की सियासी, माशरती और माशी शोबों में शिरकत और तरक्की के मसावी मौक़े मैसर आएंगे और इनके हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, यानी कि पसमानदा इलाक़ों के अंदर जो तरक्की के मामला होंगे तमाम शोबों के अंदर वो भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन इलाक़ों को भी तरक्की के अंदर शामिल किया जाएगा और तमाम शोबे वहाँ पर जिनको क्या किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, वहाँ पर उनको काम दिया जाएगा और उनके तमाम तर जो मौक़े होंगे वो मुसावी तौर पर बराबरी के हिसाब से उनको दे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है वो क्या है कि वहाँ पर जो हमारे रियासत के अंदर, रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम लोग जो रहते हैं वो अक़लियत के तौर पर हैं, उनको अक़लियत कहते हैं, तो उनको क्या होगा, उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, यानी कि इस्लाम ने जो गैर मुस्लिम को हकूक़ दिया है तो पाकिस्तान की रियासत के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनके हकूक़ का भी ख्याल रखा जाएगा, उन्हें अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करना, इबादत गाह तामीर करने की आज़ादी
आज़ादी होगी। अध्यय की आज़ादी, अध्यय आज़ाद और मुख्तियार होगी, जिस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा और वो इंसान के तकाज़े अपने ख्याल के मुताबिक पूरे करने की हमें, यानी कि हमारे हालात को भी आज़ादी दे दी गई ताकि ये किसी के दबाव में आकर किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके, बल्कि अपने अख्तियारात के अंदर रहकर अल्लाह उस रसूल के कानून के मुताबिक इंसाफ दे सके। उसके बाद बेटा ये कि करारदाद के मकासद की अहमियत क्या है, यानी कि ये करारदाद जब बनाई गई तो उसकी अहमियत क्या होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान की आइन साज की तारीख में करारदाद का मकासद बहुत अहमियत की हामिल है। इस करारदाद के लिए पाकिस्तान तख्लीक़ पाकिस्तान के मकासद को पूरा करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक इस्लामी मुआशरे के क़याम को मुल्क का नस्ल अहम करार दिया गया और इसको पाकिस्तान के तीनों तसादीर यानी कि 1956, 1962 और 1973 में इफ्तिताही के तौर पर शामिल, यानी कि तसादीर का मतलब कि पाकिस्तान के जो 3 आइन बन चुके हैं, कि पहला आइन 1956 को बना था, दूसरा आइन 1962 को और तीसरा आइन 1973 को बना था। इस करारदाद के मकासद को सामने रखकर आइन को तैयार किया गया ताकि इन बात को देखकर आइन को बनाया जा सके, ताकि कोई ऐसा आइन तैयार ना हो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के खिलाफ हो, इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो। बेटे ये आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारे जैसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी रीडिंग से देखते हैं, तो अच्छे तरीके से उसको याद करना है। जब भी आपने ये मकासद लिखने हैं तो आपने हेडिंग लिखनी, हेडिंग लिख कर अलग की हेडिंग लिखकर उसके बारे में लिखना है। जितना आप अच्छा बनाएंगे हेडिंग के साथ राइट करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा यानी कि अच्छा होगा और देखने में भी और राइटिंग में भी आपको यानी कि अच्छा होगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।